जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजिम मेला का आयोजन आगामी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगा, जिसका विधायक रोहित साहू ने नए मेला स्थल का निर्माण कार्यों का पैदल चल करके जायजा लिया। राजिम में माघी पूर्णिमा के अवसर पर 1 फरवरी से महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी तक मेला लगने वाला है। नवीन मेला मैदान में लगने वाले कुंभ कल्प का मेले का विधायक रोहित साहू ने निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों में से एक शामिल राजिम के नवीन मेला मैदान में चल रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का सोमवार को पूरे दिन विधायक रोहित साहू ने मैदान से लेकर पैदल चलते हुए नदी के बीच निर्माणाधीन गंगा घाट का गहन निरीक्षण किया। इसके अलावा विधायक साहू ने अफसरों को निर्देशित भी किया, साथ ही साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधाओं का लाभ मिल सके, इस दौरान निरीक्षण के दौरान ये तमाम बातों का ध्यान रखा गया। छत्तीसगढ़ में जमीन दरों पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सेंट्रल इवैल्यूएशन बोर्ड ने जिले से रिपोर्ट मांगी है। भूपेश बघेल ने कहा कि जबरदस्ती थोपे गए नियम अब वापस लिए गए। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस के बाद जमीन की बढ़ी हुई कीमतों के बीच सरकार ने अब एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने शहरों में लागू किए गए नई दरों और वैल्यूएशन के प्रावधानों की समीक्षा करने का फैसला किया है। वहीं सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड की मीटिंग के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प्स छत्तीसगढ़ रायपुर ने एक नई रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस में 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन कमेटियों ने तकरीबन 31 दिसंबर 2025 तक नए प्रपोजल सबमिट करने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा संशोधित गाइडलाइन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। गाइडलाइन दरों को लेकर व्यापक समीक्षा की जा रही है। जमीन से जुड़ी नीतियां लोगों के हित में सरल और व्यावहारिक बनाई जाएंगी, इसको लेकर के सीएम ने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शिक्षक की कमी को लेकर पालकों ने स्कूलों में ही ताला जड़ दिया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई और साथ ही प्रदर्शन किया गया। एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। ये पूरा मामला डोंडी लोहारा ब्लॉक के भरता गांव की है। पालकों का आरोप है कि 57 बच्चों की पढ़ाई महीने भर से सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही चल रही है, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई गई, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं मिला है। लंबे समय से अनदेखी की वजह से परेशान पालकों ने विरोध का रास्ता अपनाते हुए स्कूल को ही बंद कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं खुलेगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का जिले में दौरा कार्यक्रम भी था। इस दौरान मंत्री के आगमन से पहले स्कूल की तालाबंदी से प्रशासन में हड़कंप मच गया था। अमित बघेल को 5 स्टेट्स में अलग अलग बेल लेनी होगी। 3 दिन की न्यायिक रिमांड अब खत्म हो गई है और क्लब नहीं होंगी 12 एफआईआर। बता दें, छत्तीसगढ़ के क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की 3 दिन की पुलिस की रिमांड सोमवार को खत्म हो गई और अब कोर्ट ने अमित बघेल को 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा, बेंगलुरु में दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपियां कोर्ट में पहुंच चुकी थी। कोर्ट की अनुमति मिलते ही पुलिस ने इन तीनों मामले में भी औपचारिक रूप से बघेल की गिरफ्तारी करी। बचाव पक्ष ने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका अर्जी लगाई थी। ऐसे में अमित बघेल अपनी माता के निधन के बाद होने वाले कार्यक्रम यानी 8 से 15 दिसंबर में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी भी स्थिति जनता जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अमित बघेल को 6 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जब वे सरेंडर करने के लिए देवेंद्र नगर थाने पहुंच रहे थे। तब थाने से तकरीबन 20 मीटर पहले ही पुलिस ने इन्हें घेर कर हिरासत में लिया था। बाद में कोर्ट में पेश किया गया और जहां से 3 दिन की पुलिस की रिमांड यहां पर मिल चुकी है। नक्सली लीडर रामधेर इसके अलावा पूरे 11 साथियों के साथ इन्होंने सरेंडर किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। दरअसल उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय सीपीआई माओवादी लीडर और सेंट्रल कमेटी के मेंबर यानी सीसीएम रामधेर मज्जी ने सोमवार को खैरागढ़ के कुम्ही गांव बकरकट्टा में थाने में तकरीबन 11 साथियों के साथ सरेंडर किया। नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले और सभी पर कुल मिलाकर 2 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम था। रामधेर मज्जी ने AK-47 राइफल्स के साथ आत्मसमर्पण किया। इनके साथ डिविजनल कमेटी के मेंबर रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता जानकी और प्रेम ने भी सरेंडर किया, जिनमें से 2 के पास AK-47 और एसांस राइफल्स थी। इसके अलावा एरिया कमेटी मेंबर के स्तर के राम सिंह दादा और सुकेश पोट्टाम ने भी अपने हथियार डाले।
छत्तीसगढ़ में अब तक 22,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 5,277 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। पिछले माह तकरीबन 14 नवंबर से शुरू हुए धान की खरीदी का महाअभियान 5 दिसंबर को सवेरे 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार 22,39,433 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है और अब तक 4,39,511 पंजीकृत किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत भुगतान के लिए मार्कफेड के द्वारा 5,277 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। रायगढ़ में जिंदल पावर लिमिटेड कोल खदान का विरोध जारी है। सड़क पर तकरीबन 14 गांव के ग्रामीण उतर चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में कोल माइंस को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी बीच रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के तकरीबन 14 गांवों के ग्रामीणों ने जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित कोल माइंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों के समर्थन में लैलूंगा के विधायक विद्यावती सिदार भी मौके पर पहुंची। विधायक ने ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई निरस्त करने की मांग की। जनसुनवाई के लिए टेंट न लगने देने के उद्देश्य से मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया गया। इसके पहले कोरबा में गेवरा खदान में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया जिसमें 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं रायगढ़ के छाल क्षेत्र में तकरीबन 300 ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई रद्द करने की मांग की गई। इसके अलावा सरगुजा के अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव और गुलेल से हमला किया। हमले में एसपी, थाना प्रभारी समेत लगभग 25 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक तापमान लुढ़केगा और 2 दिन बाद इसकी वजह से राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं 48 घंटे बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट देखी गई। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 12 से 13 और दुर्ग में 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। गौरेला, पिंडरा, मरवाही क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिंडरा में भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है और वहीं पर ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ बनने लगी है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में, जबकि सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। रायपुर से उड़ान भरने वाली इंडिगो की 5 फ्लाइट एक बार फिर रद्द हो गई। ट्रेनें फुल हैं, बसों में भीड़ बढ़ चुकी है और पिछले 3 दिनों से 54 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन संकट गहराता जा रहा है। सोमवार सुबह 11 बजे तक शहर के उड़ान भरने वाली 6 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, जिनमें 5 इंडिगो एयरलाइंस की रहीं। रायपुर से मुंबई की तकरीबन 2, हैदराबाद की 2 और बेंगलुरु की 1 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। वहीं फ्लाइट संकट की वजह से ट्रेनों और बसों की भारी भीड़ बढ़ गई। इसी तरह रायपुर आने वाली 5 फ्लाइट भी रद्द हो गई, जिनमें से 4 इंडिगो की थी, 1 फ्लाइट बेंगलुरु से और 3 हैदराबाद से आने वाली थी। ये सभी आंकड़े सुबह 11 बजे तक के हैं। दिन भर में और भी फ्लाइटें कैंसिल, डाइवर्ट और डिले कर दी गई हैं। 3 दिन में तकरीबन 54 फ्लाइटों को रद्द किया जा चुका है। यात्रियों को न तो इंडिगो एयरलाइंस की वजह से और न ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई और जवाब दिया जा रहा है। एयरपोर्ट डायरेक्टर के लहरे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जहां इनसे संपर्क साधा गया तो इन्होंने मीटिंग का हवाला देकर कॉल कट कर दिया। इसके बाद कॉल पिक नहीं हुआ। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से भी कोई जिम्मेदार बात करने को तैयार तक नहीं है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और भाइयों तक, ताकि उन तक भी यह सारी बड़ी खबरें पहुंचाई जा सके।
अमीन भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा बीते दिन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित करी गई। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। नकल रोकने के लिए पुलिस बल और पर्यवेक्षक दल भी तैनात किए गए थे। इसके अलावा भी बात करें तो केंद्रों में पहले से प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ और अन्य गैजेट्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था। साथ ही साथ कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सुरक्षा कारणों की वजह से 2 चरणों में जांच की प्रक्रिया को पूरी करना पड़ा। साथ ही साथ अधिकारियों ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारतमाला परियोजना अंतर्गत राज्य में लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा विकसित किया जा रहा रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा छत्तीसगढ़ के जंगलों, उड़ीसा के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। भारतमाला परियोजना का ये गलियारा 16,482 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसके लिए इसका कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ इसकी वजह से मौजूदा NH-26 की 597 किलोमीटर की दूरी घटकर 465 किलोमीटर हो जाएगी, जिसकी वजह से दूरी में 132 किलोमीटर और यात्रा समय में लगभग 7 घंटे तक की बचत यहां पर होने जा रही है। इससे ईंधन की बड़ी बचत होगी और जनता और माल ढुलाई ऑपरेटरों के लिए परिवहन लागत कम हो जाएगा। बताया गया कि जो भी काम पहले 12 घंटा में पूरा होता था, वह अब केवल 5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। बड़ी खबर कोरबा से, जहां ऑटो पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। 25 बाइकें जल करके राख हो गई। कचरे से फैली आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कोरबा जिले में रविवार की रात ऑटो पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां इस आगजनी में अंदर रखी तकरीबन 25 बाइक और बाकी सामान जल करके राख हो गए। साथ ही साथ घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। घटना बांगो थाना क्षेत्र की है और जानकारी के मुताबिक पोड़ी उपरोड़ा बस स्टैंड के पास ईश्वर ऑटो पार्ट्स का गोदाम है। देर रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पास ही में मौजूद कचरे में आग लगा दी थी और धीरे धीरे यह आग फैलते हुए गोदाम तक पहुंच गई। इसके अलावा कुछ ही समय में इसने इतना विकराल रूप ले लिया कि घटना के सूचना मिलते ही बांगो पुलिस मौके पर पहुंची थी। कटघोरा नगर पालिका और दमकल टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया गया। बिलासपुर से खबर, जहां पोल्ट्री फार्म संचालक को मार करके तालाब में लाश को फेंक दिया गया था। पीठ और सीने पर एक पत्थर बांधा गया था और 8 दिन से ये गायब था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पोल्ट्री फार्म संचालक युवक को अज्ञात लोगों ने पीट कर मार डाला, फिर लाश को पत्थर से बांधकर तालाब में फेंक दिया गया। युवक 30 नवंबर से लापता था। रविवार को उसकी लाश तालाब में पाई गई और ये पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम धीरज साहू है, जो कि घोरामार गांव का रहने वाला था। 30 नवंबर की रात घर से खाना खाने के बाद वह पोल्ट्री फार्म के लिए निकला था। जब वह घर पर नहीं लौटा तो परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं बात करें तो पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन इस बीच रविवार को ग्रामीणों की सूचना पाकर पुलिस तालाब पहुंची। युवक के चेहरे और पीठ पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए हैं, जहाँ उसकी पसलियां भी वहां पर से टूट गई हैं। धान खरीदी के मद्देनजर प्रदेश से दूसरे राज्यों से अवैध परिवहन करके तकरीबन 1,52,000 क्विंटल धान जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के बीच पड़ोसी राज्यों से धान का अवैध परिवहन भी जोरों शोरों पर चल रहा है। हालांकि बॉर्डर पर लगाए गए चेकपोस्ट और कमांड सेंटर से की जा रही निगरानी के कारण 1 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 1,52,000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा दूसरी ओर 8,97,779 किसानों को अब तक टोकन जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा मार्कफेड के द्वारा धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी बनाया गया है। अब तक 4,39,000 किसानों को 5,277 करोड़ रुपए की राशि वितरण किया जा चुका है धान खरीदी के एवज में भुगतान के स्वरूप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 10 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ की सरकार आने वाली कैबिनेट बैठक यानी 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित करने वाली है और बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा के जो है शीतकालीन सत्र के दरमियान होने वाले विषयों पर भी क्या इस पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है, जो कि है जमीन की रजिस्ट्रेशन दरों में बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में भी कई बड़े जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इनके खिलाफ भी कोई ऐसे सख्त कदम सरकार उठा सकती है? अब देखना ये होगा कि 10 दिसंबर को कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर ये चर्चा होने वाली है। डिप्टी सीएम ने 82 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मां महामाया कॉरिडोर नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया और कहा सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने अंबिकापुर नगर पालिका क्षेत्र में 82 करोड़ की लागत से निर्माण कार्यों एवं विकास कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही भूमि पूजन हुआ, जिसमें मां महामाया कॉरिडोर, नालंदा परिसर, सड़क निर्माण, साथ ही साथ इसमें कई अन्य निर्माण कार्य शामिल रहे। सैनिटरी पार्क में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मंत्री राजेश अग्रवाल, साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक प्रबोध मिंज, रामकुमार टोप्पो, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव और सहित महापौर मंजूषा भगत अतिथि के रूप में शामिल नजर आए। शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया जा चुका है। हाई कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। ईडी की गिरफ्तारी को यहां पर चुनौती दी गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में बहस अब पूरी हो चुकी है, जहां प्रवर्तन निदेशालय और चैतन्य बघेल की ओर से कई दिनों तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। साथ ही साथ अब इस मामले में हाई कोर्ट कभी भी आदेश जारी कर सकता है। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। चैतन्य की ओर से अदालत में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई थी। वहीं ईडी ने अपने पक्ष रखते हुए चैतन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर विस्तार से तर्क दिया है। चैतन्य की ओर से हर्षवर्धन परगनिया ने पक्ष रखा और इस अहम मामले पर सुनवाई अब कंप्लीट हो चुकी है। अब फैसला कभी भी आ सकता है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इस वीडियो में दिखाए गए न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करिएगा। खबरों में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।